और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसका इंतजार था कि आखिर कब होंगे राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त। तो इस बीच ये बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है कि 3 पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है और तीनों ही राज्यों के लिए, बात राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो या फिर छत्तीसगढ़ की हो, तीनों ही राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। लखवीर फोन लाइन पे हमारे साथ है। लखवीर, जानकारी सामने आ रही है कि पर्यवेक्षक नियुक्त कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों का ऐलान हो गया है और राजस्थान के लिए 3 पर्यवेक्षकों को भेजा गया है। देखिए, इस प्रकार की खबरें थी, पहले हमने सबसे पहले ब्रेक भी किया था कि किसी बड़े स्तर के नेता को ही राजस्थान भेजा जाएगा ताकि विधायक दल की बैठक को अच्छे से वो संचालित करे और किसी प्रकार का विवाद न हो। इसलिए वरिष्ठता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है और उनके साथ में संगठन के 2 दिग्गजों को, जिनमें विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है, उन्हें राजस्थान भेजा जा रहा है और उसके साथ ही सरोज पांडे को राजस्थान भेजा। क्यों करना नहीं चाहती है पार्टी? चाहती है कि संगठन के तहत भी तमाम तरीके का कोऑर्डिनेशन किया जाए और वरिष्ठता के आधार पर अगर राजनाथ सिंह जी जाएंगे तो तमाम एमएलए से कोऑर्डिनेट कर सकेंगे और किसी प्रकार का कोई पनपे नहीं, ये सुनिश्चित करेंगे। इसीलिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, ये 3 लोगों का जो कोऑर्डिनेशन तय किया है पार्टी ने, निश्चित ही बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, काफी सफल साबित होगा, क्योंकि पार्टी चाहती है कि जब भारतीय जनता पार्टी ऐलान करे मुख्यमंत्री के चेहरे का तो किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, तमाम जो विधायक हैं उनकी सर्वसम्मति से पारित करवा ली जाए, क्योंकि जो प्रस्ताव होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड का, उसको प्रस्ताव को पारित करवाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आती हैं कि किसी तरीके से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि लोगों को लगता है, तमाम सियासी गलियारों में चर्चाएं भी हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे काफी मजबूत है और उनका जो धड़ा है वो कहीं ना कहीं कि अपना मत रखता है, तो किसी प्रकार से कोई विवाद खड़ा ना हो जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी या अनुशासन का काफी महत्व होता है, जिसे विधायक दल और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, वही नेता होता है। लेकिन जो पार्टी होती है वो तमाम तरीके की सेटबैक को भी ध्यान में रखती है, डैमेज को भी ध्यान में रखती है और इसीलिए पार्टी ने सर्वसम्मति से तय किया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और सरोज पांडे, ये 3 नेता राजस्थान पर्यवेक्षक बनकर जाएंगे और विधायक दल की बैठक को संचालित करेंगे ताकि जो नाम प्रस्ताव है वो पारित करवाया जा सके। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि विधायक दल की बैठक कब होगी, ममता। लेकिन पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद कितने समय बाद अमूमन हो जाती है विधायक दल की बैठक? देखिए, अमूमन तो यही है कि जो 24 घंटे के भीतर पार्टी को विधायक की बैठक करवानी होती है। हालांकि रविवार तक का समय है, रविवार से पहले विधायक दल की बैठक करवानी होगी, इसलिए ये 3 नाम अभी आ भी गए हैं। आज ही घोषणा हो गई, हालांकि लग ये रहा था कि करीब 1 बजे नामों का ऐलान होगा, लेकिन करीब 11:15 बजे पार्टी ने ऐलान कर दिया और तमाम तीनों लोगों के पास फोन भी चले गए होंगे कि अब आप राजस्थान के लिए रवाना हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनाथ सिंह चूंकि रक्षा मंत्री होने के साथ ही लोकसभा के सदस्य भी हैं और लोकसभा में व्हीप जारी है, तो मतलब व्हीप का पालन करने के बाद वे नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कोटा से आ रही बड़ी खबर के साथ। 10वीं क्लास की छात्रा ने फांसी लगाकर बताया जा रहा है कि आत्महत्या कर ली है। मृतका कुन्हाड़ी इलाके की निवासी थी। आत्महत्या के कारणों की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। तो कोटा से एक बार फिर से एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। बड़ी खबर और बेहद दुखद खबर है सामने निकल कर आ पा रही है। और पहले हमने कहा था, हम चाहते थे चुनाव जो लोकल मुद्दों में लड़ा जाए, ये हमने मांग करी थी। जो 5 साल परफॉर्मेंस हमारी थी उसमें कोई कमियां बताते, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या उनके 5-7 मुख्यमंत्री आ रहे थे, जो कुछ भी लोग आए थे, किसी ने भी उसके ऊपर चर्चा नहीं करी। ये इस बात का दुख है। डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव हो रहा है विधानसभा का, विधानसभा के अंदर 5 साल में हमने काम कितने किए हैं
नहीं किए हैं, कमी रखी है, खामी रखी है, उस पर चर्चा नहीं हुई। वो कन्हैयालाल और झूठ बोलते रहे। वो 5 लाख दिए, 50 लाख उसको मिले थे, पब्लिक में जेल में भर दिया, उसको बहुत कम पैसा मिला। इतनी बड़ी घटना हुई। ये कोई नहीं कहता एनआईए ने केस ले लिया उसी रात को, एनआईए ने अभी तक उसकी जांच पूरी उन्होंने नहीं करी है। हमारे पास केस होता तो अभी तक तो हो सकता है सजा डिक्लेयर हो जाती है, कुछ नहीं किया इन्होंने। पर इशू क्या बनाए, नेशनल इशू बना दिए और तनाव में भड़काने वाले भाषण दिए, ध्रुवीकरण कर दिया चुनाव का, और ध्रुवीकरण कर दिया चुनाव का, राष्ट्रीयता और ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम। तो फिर आप देख सकते हो क्या होता है। वही हुआ, हमने कहा तो माई बाप तो जनता है, जो फैसला आएगा उसको हम बड़ी ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे। वही बात हुई है। ठीक है सर, समीक्षा बैठक में आपकी तरफ से आप क्या मानते हैं राजस्थान? इस बात बोल रहा हूँ मैं आपको, क्या समीक्षा, क्या कारण रहा कि आप लोग समीक्षा तो इसमें कह रहा हूँ मुद्दा रहा, उन्होंने भड़काने वाले काम किए, उनके पास कोई मुद्दा था नहीं। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, संविधान की दर्जा उड़ा है, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। चुनाव चलते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के घर में घुस गए, वैभव गहलोत को दे दिया, नोटिस दे दिया, बुला लिया। ये डिस्टर्ब करना जानते हैं पूरे देश के अंदर। बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। जनता आज नहीं तो कल जवाब देगी इनको। सर, बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री भी अभी तक जो है निश्चित नहीं किया गया, लगातार देरियां हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, लेकिन वो अगर कांग्रेस नहीं करती 5-6 दिन तक, पता नहीं क्या क्या चिल्लाते लोग, आपने फूटे झगड़े हैं, ये है वो है। अब इनको पूछो आप क्या है, आपके वहाँ क्या है। 6 दिन हो गए हैं। कल भी जो हत्या हुई थी जो गोगा मंडी की, गोगा मेडी की, उसके लिए मुझे लिख के भेजना पड़ा है भारत सरकार को, मेरे साइन से गया है। इसकी जांच एनआईए लेती तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि नए मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए था, क्योंकि कार्यवाहक बना रखा मुझे गवर्नर साहब ने। जब तक नया शपथ नहीं ले तो मुझे वो कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी इनका फैसला हो। और अब इनकी पोल खुलती जा रही है। तुम एक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाते हो 7-7 दिन तक, तुम काहे की बात करते हो कि हम हमारे पार्टी में अनुशासन है। चाल चैते चेहरे तो पहले ही एक्सपोज हो चुके हैं देश के सामने। सर, एक और सवाल रहेगा सर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी क्या इस बैठक में आप लोग चर्चा करेंगे? नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा? ये मीटिंगों में चर्चा नहीं होती है। प्रस्ताव पास हो गया, हाईकमान ने छोड़ दिया। हाईकमान अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा को डिक्लेयर करेगा जब कभी करना होगा तो। नमस्कार तो कार्यकारी सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को जवाब जो है वो देगी। लोकतंत्र की हत्या करने का बीजेपी पर आरोप लगाया है कार्यकारी सीएम ने। ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर संवाददाता लखवीर जुड़ चुके हैं। लखवीर, कांग्रेस की बैठक होनी है, मंथन किया जाएगा उस बैठक में हार को लेकर के, और क्या कुछ अपडेट है? दिल्ली कौन कौन पहुंच चुका? जी बिल्कुल, आज कांग्रेस पार्टी राजस्थान को लेकर मंथन करेगी, हार के कारणों की समीक्षा करेगी। इसी बाबत तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए हैं, गोविंद डोटासरा दिल्ली पहुंच गए हैं, सचिन पायलट तरीके तमाम नेता इस बैठक में शामिल रहेंगे और हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी कि जब कांग्रेस पार्टी ने तमाम तरीके की योजनाएं सामने रखी, गारंटियां सामने रखी, बेहतर तरीके से प्रचार किया गया, लेकिन कमी कहाँ रह गई। इन तमाम कारणों की समीक्षा आलाकमान के साथ बैठकर आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी अध्यक्षता करेंगे। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कारण रहा, क्योंकि कांग्रेस के कुनबे में इस बात की समीक्षा होना लाजमी भी है पल्लवी, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 4.5 साल 5 साल में जिस प्रकार से अंदरूनी विग्रह और कलह कांग्रेस पार्टी के कुनबे में रहा, इसी का आलम था कि आज कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर हो गई। जबकि कांग्रेस ने दावा किया कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा, इतिहास बदला जाएगा और अपनी गारंटियों योजनाओं के दम पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों के साथ सत्ता में आ गई और कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं थी, जो गारंटियां थी, वो कहीं ना कहीं धराशायी होती नजर आई। ऐसे में अब आलाकमान 2024 के लोकसभा चुनाव और पार्टी की जो योजनाएं थी वो अच्छी थी। पार्टी
आलाकमान जो हमारे राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी, उन्होंने बहुत अच्छे से कैंपेन करके बहुत अच्छा चुनाव उठा दिया था। लेकिन चूंकि अब परिणाम सकारात्मक नहीं रहे तो ये बात तो माननी पड़ेगी, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारी कमी रही है। हम लोगों को समझा नहीं पाए और परिणाम हम अच्छे ला नहीं पाए। तो निश्चित रूप से जो कमियां हैं उसको हम लोग देखेंगे और आगे चल करके उसमें सुधार करके पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। समीक्षा बैठक में क्या आप लोग नेता प्रतिपक्ष की चयन को लेकर नहीं, ये सब चीजें नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल पार्टी आलाकमान ने मीटिंग बुलाई है, उसमें हम हमारी बात रखेंगे कि जो चुनाव परिणाम हुआ किस तरीके से क्या रहा। थैंक यू। तो गोविंद सिंह डोटासरा को सुन रहे थे। लखवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखवीर, आपको रोकना पड़ा क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं के बयान लगातार आते जा रहे हैं और आपने सुना होगा लखवीर, डोटासरा को उन्होंने कहा कि शायद हम अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पाए हैं। और जब करारी शिकस्त मिली थी कांग्रेस को लखवीर, तो सीएम ने भी यही कहा था अशोक गहलोत ने कि योजनाओं को धरातल पर सही से नहीं उतार पाए हैं। शायद इसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लखवीर जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ये कारण रहा है हार का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दावा किया, बड़ी योजनाएं सामने रखी थी, गारंटियां साथ रखी गई थी और उद्देश्य एकमात्र था कि सत्ता में रिपीटेशन हो, वापसी हो, इतिहास बदला जाए। जो ट्रेंड है राजस्थान में कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तित होती है, तो उस ट्रेंड को इस बार बदला जाए और इसीलिए भरसक प्रयास किए गए थे। लेकिन चूक हुई, कहीं ना कहीं गलतियां रही। अब हालांकि वो किस वजह से हुआ, क्यों आखिरकार सत्ता में कांग्रेस नहीं आ सकी, इन तमाम कारणों पर आज चर्चा होगी। लेकिन इतनी योजनाएं देने के बावजूद महत्वपूर्ण ये था कि कांग्रेस पार्टी में जो विग्रह था यही शायद कारण था कि पार्टी आज सत्ता में काबिज नहीं। और उन्हीं तमाम विषयों पर, उन्हीं तमाम पहलुओं पर आज की बैठक में चर्चा होगी केंद्रीय आलाकमान के साथ कि आखिरकार क्या अब भी मनमुटाव की स्थिति है, अब भी विग्रह की स्थिति है। क्योंकि जब कांग्रेस के हम सीनियर नेता जब राजस्थान प्रवास पर जा रहे थे, राजस्थान में उनके दौरे हो रहे थे, तो साफ तौर पर इसी बात को लेकर बयान दिए गए कि हम सभी लोग यूनाइटेड हैं, हम सभी लोग एकजुट हैं। और तमाम प्रदेश के नेताओं के साथ जब तस्वीरें साझा की केंद्रीय नेताओं ने, तो भी यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान, वी आर यूनाइटेड के कैप्शंस के साथ ही थी और ये बताने का प्रयास किया कि राजस्थान में कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस पार्टी एकजुट है। लेकिन हार किस वजह से हुई? क्या सचिन पायलट का जो खेमा लगातार नाराज था, उनके जो समर्थक नाराज थे कि उन्हें 5 साल मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, क्या ये कारण है? उनके समर्थकों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया या दिलवाया, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कोई नाराजगी थी, गोविंद डोटासरा के खिलाफ कोई नाराजगी थी, या फिर अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार ठीक नहीं हो पाया? ये तमाम पहलू हैं जिनके बारे में आज चर्चा होगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अब सदन में कांग्रेस की विधायक दल का संचालन कौन करेगा, उनका नेतृत्व कौन करेगा, नेता प्रतिपक्ष कौन हो, ये भी बड़ा विषय है। इस विषय पर भी आज चर्चा संभव है और अगर ऐसा होता है तो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बदला जा सकता है और प्रदेश कांग्रेस की बागडोर किसे सौंपी जाए, क्या लगता है किस तरीके से फेरबदल हो सकता है? जी देखिए, तमाम जातिगत समीकरणों को साधते हुए, उनको आधार बनाते हुए ही कोई फैसला पार्टी करेगी। और जहां तक नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात है, तो नेता प्रतिपक्ष किसी सीनियर विधायक को बनाया जाएगा जो कि प्रभावी रूप से सदन में अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके, सत्ता पक्ष को घेर सके। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 साल 5 साल जब तक सत्ता में रही, तो सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया गया, महिला अत्याचार को मुद्दा बनाया गया, पेपर लीक, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया। ऐसे में अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, सत्ता पक्ष में होगी, तो ऐसे में अगर इन तमाम मुद्दों पर कोई चूक और विफलताएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से रहे तो कैसे सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा जाए, तो वो नेता प्रतिपक्ष के कंधों पर जिम्मेदारी होगी। ऐसे में किसी वरिष्ठ, समझदार और योग्य व्यक्ति को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी तमाम सियासी समीकरणों को, जातिगत समीकरणों को आधार मानते हुए ध्यान में बिल्कुल लखवीर कहीं ना कहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बस कुछ घंटों का और इंतजार है, जिसके बाद राजस्थान को नया मुख्यमंत्री के नाम का पता चल जाएगा। पर्यवेक्षक तैयार,
अब इंतजार विधायक दल की बैठक का। कहा जा रहा है कि शायद रविवार को विधायक दल की जयपुर में बैठक होगी। बैठक के बाद सीएम फेस का सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। कैसे पर्यवेक्षक काम करेंगे और कैसे सीएम चुना जाएगा, रिपोर्ट में देखिए आप। ये तीन चेहरे, इनको आप ध्यान से देखिए। तीनों को बीजेपी ने राजस्थान का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसका मतलब आप समझिए, ये तीनों ही सभी जीते हुए बीजेपी विधायकों से सुझाव लेंगे और राजस्थान के नए सीएम का ऐलान भी करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि आखिर पार्टी सीएम के ऐलान के लिए पर्यवेक्षकों को ही क्यों नियुक्त करती है और ये पर्यवेक्षक कैसे काम करते हैं। राजस्थान में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के साथ ही उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। अब सभी को इंतजार विधायक दल की बैठक का है। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे विधायकों की नब्ज को समझेंगे और रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको वो तमाम जानकारियां देंगे जिन्हें आप तलाश रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पर्यवेक्षकों की भूमिका जीते हुए विधायकों और हाईकमान के बीच सेतु की होती है। राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सबसे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी। बैठक में पर्यवेक्षकों के नाम तय किए गए, जिसमें राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को चुना गया है। अब ये तीनों नेता जयपुर जाएंगे। जयपुर में विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सभी विधायकों से राय ली जाएगी। विधायकों की राय को पर्यवेक्षक हाईकमान तक पहुंचाएंगे। इसके बाद सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। पर्यवेक्षकों की यही सबसे बड़ी भूमिका होती है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि सभी विधायकों की राय से ही सीएम के नाम का फैसला होगा। हालांकि पर्यवेक्षकों को भी राज्य की परिस्थितियों के अनुसार ही चुना जाता है। ऐसे में हाईकमान ने ऐसे पर्यवेक्षकों को चुना है जो विधायकों की नब्ज को समझ सकें और बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। इस कड़ी में बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत सिपाही राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक चुना है। राजनाथ सिंह के साथ महाराष्ट्र के अनुभवी नेता और चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके विनोद तावड़े भी हैं। हालांकि एक महिला को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी राजस्थान की ऑब्जर्वर बनाई गई है। हालांकि राजनाथ सिंह ही वो नेता हैं जो राजस्थान में बीजेपी के सभी बड़े नेताओं को साथ लेंगे। राजनाथ सिंह ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था और परिवर्तन यात्रा में भी शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह सभी बीजेपी नेताओं को साथ लेंगे और उनके नेतृत्व में विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों की एक राय बन जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजनाथ सिंह को राजस्थान क्यों भेजा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि सीएम फेस को लेकर हो रही गुटबाजी को खत्म कर सकते हैं राजनाथ सिंह के सभी के साथ मधुर रिश्ते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजनाथ सिंह ने प्रचार भी किया था। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में राजनाथ सिंह शामिल भी हुए थे। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साफ कह चुके हैं कि जो भी होगा वो विधायक दल की बैठक के बाद ही होगा। सभी को इंतजार अब विधायक दल की बैठक का है। बहुत शीघ्र ही आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। जल्दी ही विधायक दल की बैठक की तिथि तय होगी और उसके बाद आगामी कार्यक्रम तय। पर्यवेक्षक वगैरह कब जयपुर के लिए रवाना होंगे सर? किस तरह से जैसे ही तिथि तय होगी। अच्छा, अब बहुत जल्दी आपको तिथि बता देंगे। बीजेपी ने सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी इसी तरह से पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। सभी जगह पर्यवेक्षक एक फॉर्मूले पर काम करेंगे। हालांकि ऑब्जर्वर्स के बाद अंतिम फैसला हाईकमान का ही होगा। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है तो निश्चित रूप से अब जल्दी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता का चयन भी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में संस्कार और चरित्र का निर्माण होता है और पार्टी में हमेशा सामूहिक निर्णय होते हैं। पार्टी में पर्यवेक्षकों द्वारा रायशुमारी होगी और फैसला हमारा संसदीय बोर्ड करता है। तो जो संसदीय बोर्ड फैसला करेगा वही सबको मान्य होगा। किसी एक नेता के नाम पर सबको सहमत करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। इसी चुनौती का सामना इन केंद्रीय पर्यवेक्षकों को करना पड़ सकता है। हालांकि सीएम के नाम के लिए लॉबिंग की चर्चाएं हैं। ऐसे में अब बस पर्यवेक्षकों के मरुधरा में आने का इंतजार है। जल्द ही ये पर्यवेक्षक राजस्थान में आएंगे और सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा।
कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। राजस्थान में सीएम फेस की हर तरफ चर्चा, साथ ही इस बार डिप्टी सीएम बनने के कयास भी खूब लगाए जा रहे हैं। क्या बीजेपी इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाएगी, इसकी भी चर्चा है। लेकिन क्या आपको पता है कि डिप्टी सीएम का पद क्यों और किसे मिलता है? डिप्टी सीएम के पास कितनी ताकत होगी, रिपोर्ट में समझिए। राजस्थान में सीएम का सस्पेंस 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन चर्चाएं सीएम के साथ ही इस बार डिप्टी सीएम को लेकर हो रही है। कहा जा रहा है कि सीएम के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। ऐसे में कई सवाल डिप्टी सीएम को लेकर भी किए जा रहे हैं। सीएम का चुनाव कैसे होता है, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि डिप्टी सीएम कैसे तय किया जाता है? क्या आपको पता है कि डिप्टी सीएम चुनने का क्या है तरीका? हालांकि समय समय पर यह बात भी उठती रही है कि क्या उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में कहीं जिक्र है या फिर केवल राजनीतिक दलों ने सत्ता के समीकरण को साधने के लिए ये पद बनाया है। वैसे भारतीय राजनीति में उप मुख्यमंत्री पद की परंपरा लंबी है। कई सालों से पार्टी इस पद पर अपने वरिष्ठ नेता को बिठाती रही है। ऐसा समझा जाता है जब मुख्यमंत्री के समकक्ष ही पार्टी के भीतर कोई दूसरा नेता भी होता है तो उन्हें डिप्टी पद दे दिया जाता है, या फिर गठबंधन सरकारों में साझा प्रोग्राम के तहत डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसे किसी पद का उल्लेख नहीं। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान डिप्टी सीएम अलग से शपथ ले, ऐसा भी नहीं होता है। जैसे एक मंत्री शपथ लेता है वैसे ही डिप्टी सीएम भी शपथ लेता है। साथ ही डिप्टी सीएम की शक्ति भी एक मंत्री जितनी ही होती है। इन पदों पर तैनात व्यक्ति मुख्यमंत्री गैर मौजूदगी में मंत्रिमंडल की अगुवाई भी नहीं कर सकता है और न ही उसे दूसरे मंत्रियों से अलग कोई भत्ता या सुविधा मिलती है। राजस्थान में ये भी चर्चा है कि सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के पास कितनी ताकत होगी और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, ये बात क्या आपको पता है? यानी आसान भाषा में कहा जाए तो सियासी समीकरण बनाए रखने के लिए किसी राज्य में उप मुख्यमंत्री का पद क्रिएट किया जाता है। यही कारण है कि किसी डिप्टी सीएम के पास सीएम जैसे अधिकार या उससे कुछ कम अधिकार नहीं होते, बल्कि उसके अधिकार भी मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों की तरह ही होते हैं। डिप्टी सीएम अपने विभाग के लिए ही जिम्मेदार होता है। कहा जाता है कि नेताओं को खुश रखने के लिए डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। हालांकि संविधान में इसका कोई जिक्र भी नहीं है। डिप्टी सीएम को कोई अलग से शपथ भी नहीं दिलाई जाती। जैसे एक मंत्री कार्य करता है वैसे ही डिप्टी सीएम भी होता है। राजस्थान में अब तक 5 डिप्टी सीएम बने हैं। बीजेपी सरकार में 1 बार डिप्टी सीएम बना है, जबकि कांग्रेस सरकार में 4 बार डिप्टी सीएम बने हैं। सबसे पहला नाम टीकाराम पालीवाल का है, जो 1952 में डिप्टी सीएम बने थे। इसके बाद बीजेपी के हरिशंकर भाबड़ा डिप्टी सीएम बने, जो पूरे 5 साल 1993 से 1998 तक डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद 2002 में बनवारी लाल बैरवा 7 महीने के लिए डिप्टी सीएम बने। इसके बाद 2003 में 11 महीने के लिए कमला बेनीवाल डिप्टी सीएम बनी और अब तक के अंतिम डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं, जो लगभग 1.5 साल तक डिप्टी सीएम रहे। ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान में ही डिप्टी सीएम बने हैं। आंध्र प्रदेश में तो 5 डिप्टी सीएम हैं, कई प्रदेशों में 2 डिप्टी सीएम हैं। देश का कोई भी राज्य डिप्टी सीएम से अछूता नहीं रहा है। ऐसे में राजस्थान में बीजेपी भी डिप्टी सीएम बना सकती है। सवाल यह है कि क्या डिप्टी सीएम बनाकर सभी समीकरण साध लिए जाते हैं? क्या डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी राजस्थान में समीकरण साध लेगी? कहा जा रहा है कि राजस्थान विजय में कई जातिगत और सामाजिक समीकरणों का योगदान रहा है। ऐसे में बीजेपी सभी को भागीदारी देकर साधने की कोशिश करना चाहती है। कौन सीएम डिप्टी सीएम बनता है, ये तो नाम सामने आने पर ही पता चलेगा। बीजेपी ने इस बार बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा और कांग्रेस की सत्ता पलट कर रख दी। राजस्थान के इतिहास में बीजेपी ने ऐसा पहली बार किया जब कमल का फूल ही बीजेपी का चेहरा बना। आखिर बीजेपी को बिना सीएम फेस के क्यों मैदान में उतरना पड़ा, रिपोर्ट में समझिए आप।
रेगिस्तान में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। पूरा राज्य भगवा रंग में रंग गया था। बीजेपी की इस प्रचंड जीत के पीछे क्या रणनीति थी? ये आज यहां चित्तौड़ और कैसे बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को धूल चटा दी। उसने अपनी पिच पर मैच तो जीता ही, कांग्रेस के मैदान में घुसकर उसे वहां भी ढेर कर दिया। हालांकि ये चुनाव कई मायनों में बहुत अहम थे। इन्हें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल बताया जा रहा था। इस सेमीफाइनल को बीजेपी ने बिना किसी सीएम फेस के लड़ा। बीजेपी ने पीएम मोदी को चेहरा बनाया था। किसी भी राज्य में पहले से सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया गया। साथ ही बीजेपी ने यह संदेश भी दिया कि पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा कमल का ही है और इसे सभी को स्वीकार भी करना ही होगा। बीजेपी का दांव हिट भी रहा। 3 राज्यों में जीत भी मिली। हालांकि इस बात से किसी को भी हैरानी नहीं हुई कि बीजेपी ने बिना सीएम फेस के चुनाव क्यों लड़ा, क्योंकि वोटर्स का एक वर्ग ऐसा भी है जो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे को वोट करता है। हालांकि बीजेपी का वर्ग यह भी मानता है कि किसी भी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री से बड़ा प्रदेश में भी पीएम मोदी का ही चेहरा है और चुनाव में यह दांव जरूर कमाल करेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा है। आपके मोबाइल के लाइट चालू रख करके बोलना है, मैं बोलता हूं, उसके बाद आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सीएम फेस पर चर्चाओं के बीच बाबा बालकनाथ का एक पोस्ट सामने आया है। बीजेपी विधायक बालकनाथ ने फेसबुक पर लिखा, सोशल मीडिया में चल रही अफवाहों को नजरअंदाज करें। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में बहुत अनुभव लेना अभी बाकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि सीएम की रेस में बाबा बालकनाथ का भी नाम जो था वो खूब जोरों से ट्रेंड कर रहा था। और इस सब के बीच जो है बाबा बालकनाथ का बयान सामने आया। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट में लिखा गया है कि जिस तरीके की खबरें चल रही हैं कि सीएम फेस उन्हें बनाया जा सकता है, अगला सीएम राजस्थान का वो हो सकते हैं, इन अटकलों पर ध्यान ना दिया जाए। उन्होंने गुजारिश की है कि इन्हें नजरअंदाज किया जाए। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की मार्गदर्शन में अभी अनुभव प्राप्त करना बहुत ज्यादा बाकी है। अलवर से संवाददाता राजेंद्र शर्मा टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, बाबा बालकनाथ का ये पोस्ट, इसके मायने क्या माने जाएं? ये जो बाबा बालकनाथ के द्वारा जो पोस्ट की गई है और सोशल मीडिया अपने घर पर इस्तेमाल उनके द्वारा एक जो पोस्ट डाली है, उसमें उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करके उन्हें और राजनीतिक अनुभव प्राप्त करना है। यूं कहें कि सीधे सीधे उन्होंने ये कहा है कि जो उनका नाम सीएम की रेस में लगातार चल रहा था, उससे कहीं कहीं उन्होंने विराम लगाने की कोशिश की है कि वो फिलहाल इस रेस से अपने आप को बाहर होना चाहते हैं। या जो मीटिंग हुई है शीर्ष नेताओं से, उनके द्वारा उनको आश्वस्त कर दिया गया है कि उन्हें राजनीति में उचित पद दिया जाएगा, लेकिन वो सीएम की जो रेस है उसमें नहीं है। इन चीजों को लेकर के लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर बालकनाथ को दावेदार बताया जा रहा था। तो कहीं न कहीं बाबा बालकनाथ ने अब विराम लगा दिया है कि वो इस रेस से अब बाहर हैं और उन्हें जो दूसरे दायित्व दिए जाएंगे राजनीतिक रूप में पार्टी में, उनका वो निर्वहन करेंगे। राजेंद्र, दिल्ली की दौड़ बाबा बालकनाथ ने बहुत ज्यादा लगाई है। एक तरफ वो दौड़ों का जिक्र और दूसरी तरफ लगातार वो मीडिया से मुखातिब होते हुए कहते भी नजर आए थे कि इस तरीके की जो खबरें हैं वो पहले से ना फैलाई जाएं, क्योंकि आखिरी फैसला जो है वो पार्टी आलाकमान को ही लेना है। और यही कहते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।